अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एबनॉर्मल थोरैक्स के हवाले से है। यानी अगर जब थोरैसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ की कमुलेशन होती है, तो दिस कंडीशन विल लीड टू द एबनॉर्मल थोरैक्स। तो एबनॉर्मल थोरैक्स तो नीमोथोरैक्स भी हो सकता है और हीमोथोरैक्स भी हो सकता है। नीमोथोरैक्स का मतलब है कि जब एक्स्ट्रा एयर की एकमुलेशन हो जाती है एंड द प्लूरल कैविटी, और हीमोथोरैक्स का मतलब है कि जब ब्लड की एकमुलेशन हो जाती है एंड द थोरैसिक कैविटी और द प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी क्या चीज़ है? प्लूरल कैविटी हम कहते हैं कि जब लंग्स जो है उसको बाहर की तरफ से दो लेयर्स ने कवर किया है, जिसको हम कहते हैं वेज़रल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा। जो लंग्स की पेरेन्काइमा को इनक्लोज करते हैं उसको हम वेज़रल प्लूरा कहते हैं, और जो इससे बाहर की तरफ होते हैं तो उसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। और इन दोनों लेयर्स ऑफ द प्लूरा के दरमियान जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस कहते हैं। इस प्लूरल स्पेस में हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है वैक्यूम जैसा प्रेशर होता है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसमें चांसेस ऑफ द एयर एकोमुलेशन एंड चांसेस ऑफ द ब्लड एकोमुलेशन जो है वो ज़्यादा होते हैं अगर ये रप्चर हो जाए या डिस्टेंडेड हो जाए। तो आज हम नीमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये डेवलप होते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास नीमोथोरैक्स। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, टू वर्ड्स की कम्बिनेशन है नीमो एंड थोरैक्स, यानी एयर एंड द thoracic cavity और द प्लूरल कैविटी, यानी आउटसाइड द लंग अगर एक्स्ट्रा एयर की इकोमुलेशन हो जाती है, सो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड नीमोथोरैक्स। अच्छा, लिखा भी है कि एयर विद इन द प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी क्या है? बिटवीन द वेज़रल एंड पेराइटल प्लूरा। अब ये कंडीशन कब डेवलप हो सकता है? अगर हमारे पास वेज़रल प्लूरा रप्चर हो जाते हैं इनसाइड से, ठीक है, या बाहर की तरफ से जो पेराइटल प्लूरा है उसमें कोई पंक्चर आ जाते हैं, ठीक है, तो लंग्स के अंदर भी एयर होते हैं, ठीक है, और बाहर जो है भी कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इन दोनों में से किसी एक का रप्चर हो जाते हैं तो उसमें एयर की जो एकोमुलेशन है वो स्टार्ट होना हो जाते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो इसमें इंटरफेरेंस होगी एंड द नॉर्मल ब्रीथिंग बिकम एबनॉर्मल, ठीक है, और लंग्स जो है वो उस पर प्रेशर भी पड़ेगा, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है वो भी एम्पेयर होगा। इसको बाज़ औक़ात लोग कोलैप्स लंग भी कहते हैं, लेकिन कोलैप्स लंग हम एटेलेक्टेसिस को कहते हैं, ठीक है। तो ये गलत है कि नीमोथोरैक्स को बाज़ लोग कोलैप्स लंग कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल लंग्स वर्सेस जो हमारे पास नीमोथोरैक्स जिसमें डेवलप होती है। नॉर्मल आप लोग देख सकते हैं ट्रेकिया जो है वो बिल्कुल मिड लाइन पे है, ठीक है, हार्ट भी अपनी पोजीशन पर फिक्स है और लंग का पेरेन्काइमा जो है वो भी ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्लैक नज़र आते हैं आप लोगों को, ये वाला रीजन, तो ये दिस ब्लैक कलर शोज़ नीमोथोरैक्स कि हमारे साथ जो एयर है वो प्लूरल कैविटी में एकोमुलेट हो चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है हमारे पास एयर की एकोमुलेशन कम है, ठीक है। अब अगर नीमोथोरैक्स बढ़ते जाते हैं यानी प्लूरल कैविटी में एयर ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है, तो वो लंग्स को के ऊपर प्रेशर डालेगा और उस लंग्स को कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लंग इज़ अ स्पॉन्जी बॉडी, तो ये कंप्रेस होता जाएगा जिस तरह इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को नज़र आते हैं। यहाँ पर बड़ा नीमोथोरैक्स जो है वो बन चुका है। अब टाइप्स ऑफ नीमोथोरैक्स की तरफ आते हैं। नीमोथोरैक्स के हमारे साथ डिफरेंट 5 टाइप्स हैं जो डिपेंड करते हैं उसकी काज पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ काज हमने नीमोथोरैक्स को इन्हीं 5 टाइप्स में डिवाइड किया है और एक एक को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द
प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस कि ये निमोथोरेक्स खुद ब खुद हो जाते हैं, लेकिन इसका जो कॉज है वो बेसिकली लंग्स नहीं होता, यानी लंग डिजीज़ उसमें नहीं होता, ना उसमें लंग्स का ट्रामा होता है। ठीक है, तो इस किस्म की निमोथोरेक्स में जब एयर जो है एंटर हो जाती है इनटू द प्लूरल कैविटी, ठीक है, तो उसका काज लंग डिजीज़ भी नहीं होता और ट्रामा भी नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन से लोगों में हो सकते हैं? तो ये यूजुअली हमारे पास उन पेशेंट में होते हैं जिसमें कोई लंग डिजीज़ भी ना हो, कोई लंग ट्रामा भी ना हो, लेकिन यूजुअली जो स्मोकर लोग होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। यंग एज में ज़्यादातर होते हैं, जो टॉल लोग होते हैं एंड थिन लोग होते हैं वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं, और साथ ही जो स्मोकर होते हैं, क्योंकि स्मोकर्स की जो लंग्स है उसके अंदर छोटे सी सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लेब्स। ठीक है, तो ड्यू टू द ब्लेब्स रप्चर हमारे पास जो एयर है वो एंटर होना स्टार्ट हो जाती है इनटू द प्लूरल कैविटी, और इसके जो हाई रिस्क लोग हैं वो हमारे पास स्मोकर हैं, डाइवर्स हैं, और जो लोग प्लाई करते हैं हाई प्रेशर में। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। ये भी स्पॉन्टेनियसली होता है, लेकिन इसमें काज जो है वो लंग होता है, ये सेकेंडरी टू लंग डिजीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एयर प्लूरल कैविटी में आती है। क्यों आती है? ड्यू टू द डैमेज एंड कंप्रोमाइज एल्विलाई। अगर एल्विलाई की कोई डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है जिसमें एल्विलाई जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है या एल्विलाई डैमेज हो चुकी है, तो उसमें ये सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स काज हो सकते हैं। ये उन लोगों में होते हैं जिसमें पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ प्रेजेंट हो। ठीक है, क्योंकि पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ में हमारे पास जो लंग्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो है चेंज हो चुके होते हैं, और ये ओपनली हम देख सकते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट में ये हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, सिस्टिक फाइब्रोसिस, HIV एंड ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह की पेशेंट में सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स होने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द ट्रामेटिक निमोथोरेक्स। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है इसमें क्या होगा कि जो चेस्ट है उसकी ट्रामा होता है। पहले टाइप प्राइमरी में हमने पढ़ा कि वहाँ पर कोई लंग डिजीज़ भी नहीं होता, कोई ट्रामा भी नहीं होता। सेकेंडरी में अब पढ़ा कि वहाँ पर लंग डिजीज़ की वजह से होते हैं, लेकिन ट्रामेटिक जो है वो ट्रामा ऑफ द चेस्ट की वजह से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का फायर आर्म इंजरी होते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई गिर जाते हैं, तो उसमें उसका जब उसका चेस्ट रीजन जो है वो रप्चर हो जाते हैं, उसमें इंजरी या ट्रामा होते हैं, तो इसी वजह से प्लूरल जो कैविटी है उसमें पंक्चर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एयर इसमें एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आइट्रोजेनिक निमोथोरेक्स जो है ये भी नाम से ज़ाहिर है। आइट्रोजेनिक कहते हैं कि जो किसी की वजह से जो है वो काज हो चुका है। तो ये किस्म की जो निमोथोरेक्स है ये हमारे पास ज़्यादातर जो मेडिकल केयर प्रोवाइडर होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उसी की वजह से ये काज होते हैं। अगर वो कोई इंटरवेंशन करना चाहते हैं एंड द पेशेंट, ठीक है, तो उसमें ये काज जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कार्डिक जो है कैथेटराइजेशन करते हैं। कैथेटराइजेशन का मतलब है अगर वो सेंट्रल वेनस कैथेटर डालते हैं और उन्होंने नीडल को बहुत ज़्यादा इनसाइड जो है पुश कर दिया, तो वो हमारे प्लूरा को, जो पैराइटल प्लूरा है, उसको रप्चर करते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है उसमें इनसाइड एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो मेडिस्टाइनल स्ट्रक्चर होते हैं लाइक ट्रैकिया एंड हार्ट, तो वो अपनी पोजीशन पर उसी तरह सेंट्रल ही रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई डिविएशन नहीं होती, और क्लिनिकली पेशेंट अक्सर स्टेबल होते हैं। ओनली हम एक्सरे पे देख सकते हैं कि उसमें निमोथोरेक्स पड़ चुका है, और ये निमोथोरेक्स स्मॉल निमोथोरेक्स होगा। अच्छा, दिस इज़ द टेंशन निमोथोरेक्स विच इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ द निमोथोरेक्स। इसमें का मेन काज होते हैं अंडर पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है कि हम बाहर से कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर जो है वो
प्रेशर पड़ते हैं बाहर से, ठीक है, और फोर्सफुली वो प्रेशर पड़ता है, तो उस फोर्सफुल प्रेशर की वजह से उसमें टेंशन बढ़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एयर की ट्रैपिंग स्टार्ट होना हो जाते हैं। इसमें डिफरेंट है ये तमाम दूसरी जो निमोथोरेक्स हमने डिस्कस की कि इसमें क्या होते हैं, मीडियास्टाइनल शिफ्ट होते हैं, डिस्प्लेसिंग मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर या मीडियास्टाइनल शिफ्ट, कि इसमें जो नॉर्मल सेंट्रली लोकेटेड हमारे ट्रैकिया और हार्ट होते हैं वो टेंशन निमोथोरेक्स जहाँ पर प्रोड्यूस हो चुका है उसी एरिया से वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड द नॉर्मल एरिया, क्योंकि आप लोग देख ले जब आप किसी चीज़ के ऊपर बाहर से प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी एरिया से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इसी तरह जिस साइड पे से भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, यानी टेंशन निमोथोरेक्स प्रोड्यूस होता है, तो उस साइड से अवे जो है स्ट्रक्चर डिविएट करेंगे टुवर्ड द नॉर्मल साइड, एंड दिस इज़ द सिवियर फॉर्म ऑफ द निमोथोरेक्स जो जिसकी अर्जेंट ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है। अर्जेंट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इमीडिएट डिकम्प्रेशन करेंगे, जिस वजह से पॉजिटिव प्रेशर जो है वो लंग्स के ऊपर पड़ते हैं, तो वो काज जो है हमें जल्दी रिमूव करना है, उसको डिकम्प्रेस करना है, ठीक है, ताकि टेंशन निमोथोरेक्स जो है वो जल्दी से रिज़ॉल्व हो जाए। और इसमें हम एक्सरे के लिए वेट नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैकिया जो है वो भी डिविएटेड है, ठीक है, हार्ट भी एक साइड पे डिविएटेड है, और पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कार्डिक डिस्ट्रेस में चले जा सकते हैं। यहाँ पर ट्रैकिया को भी देख लें, इस तरफ वो डिविएट हो चुके हैं, हार्ट जो है वो भी इस एरिया में डिविएट हो चुके हैं, क्योंकि इस साइड पे जो है आपके साथ प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। तो मिड लाइन शिफ्ट इसको कहते हैं कि जो सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो निमोथोरेक्स वाली एरिया से शिफ्ट होकर नॉर्मल एरिया की तरफ चले आते हैं। अच्छा, इसके साइन सिम्टम क्या होंगी, तो चूँकि लंग रिलेटेड डिजीज़ है तो ऑब्वियसली जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होगी तो उसमें चेस्ट पेन होगा, साथ ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब हार्ट पर भी हमारे पास प्रेशर पड़ता है तो वो भी कोशिश करता है कि उस प्रेशर को रिलीव करे, तो उसके लिए वो टेकिकार्डिक होगा, उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा। दूसरा रिस्पायरेशन भी सही तरह से नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज भी सही तरह से नहीं होगा, तो इसके लिए रिस्पायरेटरी रेट भी बढ़ेंगे। साथ ही कफ भी होगा, फैटीग भी होगा कि उनकी ऑक्सीजनेशन सही तरह से नहीं होगी, और ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन साइनोसिस भी होगा। एक जो हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं प्लेuritic एंड परकशन हाइपर रेजोनेंस ऑफ टेम्पनी। यूजुअली टेम्पनी हमारे पास एक साउंड होते हैं, जिस तरह ड्रम हम बजाते हैं तो उसका जो साउंड होते हैं उसको टेम्पनी कहते हैं। तो उस टेम्पनी साउंड जो है नॉर्मल पर्सन में ये हम जब स्टेथोस्कोप को स्टमक के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये साउंड हमें सुनाई देता है। लेकिन टेंशन निमोथोरेक्स में स्पेशली ये साउंड जो है हमें चेस्ट रीजन में भी सुनाई देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेuritic एंड परकशन हाइपर रेजोनेंस, और ये हमारे साथ निमोथोरेक्स पर्टिकुलरली टेंशन निमोथोरेक्स में होता है। तो बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल इसमें चेस्ट एक्सरे हैं, ठीक है। इसके अलावा सीटी स्कैन में भी निमोथोरेक्स नज़र आएगा और अल्ट्रासाउंड में भी नज़र आएगा। मैनेजमेंट इसका जो है कोई फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसका नहीं है। अगर अंडरलाइंग डिजीज़ हो तो उसको आप फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम डिकम्प्रेशन जो थेरापी है वो करते हैं। डिकम्प्रेशन हम नीडल से भी कर सकते हैं और हम चेस्ट ट्यूब के ज़रिए भी कर सकते हैं। नीडल जो है वो उसको इंसर्ट किया जाता है एंड द प्लूरल कैविटी, और उसमें जो एयर है वो इसी के थ्रू बाहर जो है वो निकल आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट पर प्रेशर भी कम हो जाएगा और नॉर्मल ब्रीथिंग भी हमारा जो है वो वापस आ जाएंगे, और तो कार्डिक आउटपुट जो है वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन कैनोला को या नीडल को उस वक्त तक बाहर नहीं करना जब तक आप एक परमानेंट रेस्क्यू टेक्निक जो है वो यूज़ नहीं करते, और परमानेंट रेस्क्यू टेक्निक हमारे पास है चेस्ट ट्यूब।
तो जब आप चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर आप कैनोला के निकालते हैं और चेस्ट ट्यूब जो है आप उसको नेगेटिव प्रेशर सक्शन के साथ अटैच करते हैं, जो कि उसी एक्स्ट्रा एयर को अपनी तरफ सक करेंगे और लंग के ऊपर और हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसी को से आप लोग रिलीव हो जाएंगे। यूजुअली जो नेडल डिकम्प्रेशन है वो इनिशियल थेरापी है, लेकिन ज़्यादातर हम टेंशन निमोथोरेक्स जो उनके वो उसमें हम एक्सरे के लिए वेट भी नहीं करते, उसकी प्रम्प्ट ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी होती है, तो डायरेक्टली हम नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं। लेकिन बाकी जो है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तो इसमें हम चेस्ट ट्यूब के लिए एक्सरे के लिए वेट करते हैं और फिर चेस्ट ट्यूब डालते हैं ताकि उससे आसानी से हम निजात पा सकें। अगर इस तरह की पेशेंट में मैकेनिकल वेंटिलेशन ज़रूरी है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन जब आप देंगे तो उसमें जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होगा वो ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है वो एल्वेलाई को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही एल्वेलाई ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो अगेन जो वेजरल प्लूरा है उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेंगे एंड एयर जो है वो एकमुलेशन इन द प्लूरल कैविटी ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जिसको हम पीप कहते हैं उसको 5 पर ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द हेमोथोरेक्स। तो हेमोथोरेक्स मीन एकमुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द थोरेक्स। जब ब्लड की एकमुलेशन हो जाती है एंड द थोरेक्स, तो इस कंडीशन को हम हेमोथोरेक्स कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि प्लूरल कैविटी में जो रेड कलर के नज़र आते हैं दैट इज़ द ब्लड, और ये ब्लड की एकमुलेशन हो चुकी है बिटवीन द पेराइटल एंड द वेजरल प्लूरा। बाज़ औक़ात अब ये ख़तरनाक क्यों है कि उनकी ब्लड जो है वो जल्दी क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्लॉट जो है वो सॉलिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लड, ठीक है, तो वो क्लॉट ज़्यादा प्रेशर डालेंगे एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश ब्लड। तो इससे क्या होगा, वेंटिलेशन भी सही तरह से नहीं होगा और ऑक्सीजनेशन भी सही तरह से नहीं होगा। तो मैकेनिकली जो लंग की पेरेन्काइमा है उस पर प्रेशर पड़ेंगे और साथ ही जो मेडियास्टाइनल सेंट्रल ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर्स है, उसकी भी शिफ्टिंग होगी टुवर्ड द नॉर्मल साइड, जिस तरह टेंशन निमोथोरेक्स में होते थे। इसकी डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं। लंग रिलेटेड जो काजेज़ है उसमें बुल्लस एम्पाइसीमा है। बुल्लस एम्पाइसीमा कहते हैं कि जब एम्पाइसीमा हमारे पास डेवलप होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट, जिस तरह की सिस्ट जो है वो बन जाती है इन द लंग्स, उसको कहते हैं पल्मोनरी बुल्ले। तो पल्मोनरी बुल्ले की वजह से अगर एम्पाइसीमिया बन जाती है तो दैट इज़ द बुल्लस एम्पाइसीमिया, और इसमें हमारे पास हेमोथोरेक्स हो सकते हैं क्योंकि वो रप्चर हो सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकती है अगर कोई क्लॉट आ जाते हैं इन द प्लूरल कैविटी, या इन्फॉक्शन भी हो सकते हैं, कोई एरिया जो है वो डेड हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस, आर्टरियो वेनस माल फॉर्मेशन, जो आर्टरी और वेन्स के दरमियान कनेक्शन होते हैं कैपिलरीज, उससे लीकेज ऑफ द ब्लड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द आर्टरी वेनस माल फॉर्मेशन, तो वही ब्लड आकर प्लूरल कैविटी में एकोमुलेट होगा। इसके अलावा कैंसर भी हो सकती है, स्पेशली मेटास्टैटिक कैंसर। ब्लड डिसऑर्डर भी हो सके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी डिफिशिएंसी ऑफ द प्लेटलेट्स। तो जब प्लेटलेट्स की डिफिशिएंसी होगी तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होगा और वो लीक होगा फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द प्लूरल कैविटी। इस तरह हेमोफीलिया, ठीक है, तो उसमें भी कोगुलेशन नहीं होती तो ब्लीडिंग होगी एंड एंटी कोगुलेशन, तीनों एक ही चीज़ है जिसमें ब्लड जो है वो उसकी कोगुलेशन नहीं होगी और वो प्लूरल कैविटी में आएगा। इसके अलावा कोई थोरेसिक पैथोलॉजी भी हो सकती है, लाइक रप्चर एओर्टा। अगर एओर्टा रप्चर हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वेन है, प्रेशर भी ज़्यादा है, तो वो ब्लड जो है वो आएंगे इनसाइड द कैविटी, या एओर्टिक डाइसेक्शन होते हैं या एओर्टा को कट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये काजेज़ है जिसकी वजह से ब्लड जो है इनसाइड द प्लूरल कैविटी आ सकते हैं। साइन सिम्टम उसकी तकरीबन सेम है विद दैट ऑफ निमोथोरेक्स। यहाँ पर भी डिस्निया होगा, ठीक है, क्योंकि लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेंगे और उसको रिलीव करने के लिए हार्ट जो है वो जो लंग्स है वो अपना रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और प्रेशर होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होगा और ब्लड जो है वो लॉस भी होगा, क्योंकि अगर रप्चर एओर्टा है या
कोई और ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है तो वो आकर प्लूरल कैविटी में एकमुलेट होगा, तो इसकी वजह से ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन होगा, साइनोसिस होगा। ब्लड लॉस की वजह से हाइपोटेंशन भी होगा, और इस हाइपोटेंशन को कंपनसेट करने के लिए हार्ट जो है उसका रेट बढ़ जाएगा। इस तरह मैंने बता दिया कि प्रेशर की वजह से मीडियास्टाइनल शिफ्ट होगी, तो ट्रेकिया अनअफेक्टेड साइड, जो साइड अफेक्टेड नहीं है उसकी तरफ शिफ्ट होगा, साथ ही हार्ट जो है वो भी उसके डिविएशंस होगी। और इसके अलावा ब्रेथ साउंड जो है वो या तो एब्सेंट होगा या डिक्रीज़ होगा ऑन द अफेक्टेड साइड, जबकि नॉन अफेक्टेड साइड पे वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। ये आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बहुत बड़ा जो है हेमोथोरेक्स बन चुका है, ठीक है। तो जो मीडियास्टाइनल आर्गन है वो अनअफेक्टेड साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर। इसकी मैनेजमेंट अगेन ड्रेनेज जो है बेस्ट मैनेजमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल है। तो आप वही टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें आप प्लूरल ब्लड को रिमूव करेंगे। तो जैसे आप ब्लड को रिमूव करेंगे तो लंग्स जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आएंगी एंड बिकम री एक्सपेंड। तो इसके लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ करें, क्योंकि इसके लिए हम नीडल नहीं यूज़ कर सकते, नीडल के थ्रू ये ब्लड बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो क्लॉट हो चुके होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोरैकोस्टोमी ड्रेनेज, हम टेस्ट ट्यूब एंटर करते हैं और इसी टेस्ट ट्यूब के थ्रू हम निकालते हैं। लेकिन अगर उसके थ्रू भी बाहर नहीं होते तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, द थोरैकोटोमी, जिसमें हम थोरैसिक को खोलते हैं, ठीक है, और जो क्लॉट बन चुके हैं उसको मैकेनिकल हम बाहर निकालते हैं, और जिसकी वजह से लंग जो है फिर एक्सपेंड हो जाएगा। तो दिस इज़ द ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। आप एक ये तो निमोथोरेक्स का मैनेजमेंट है, लेकिन चेस्ट ट्यूब भी यहाँ पर एक ट्यूब, नीडल के बजाय ये ट्यूब जो है इस तरह कंटिन्यू होता है, तो वो हम इंसर्ट करते हैं इनटू द प्लूरल कैविटी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो येलोइश नज़र आते हैं, दिस इज़ द एकमुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड भी आप निकाल सकते हैं, या दिस अगर एयर है तो एयर नीडल के थ्रू निकल जाएंगी, अगर ब्लड है तो इसके लिए आप ट्यूब डालते हैं। और ये जो हमारे पास बैग होते हैं इसके साथ नेगेटिव प्रेशर सक्शन होता है, जो इसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर एयर है तो उसको आप भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, अगर ब्लड है तो उसको भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ताकि जो ड्रेनेज है वो सही तरीके से हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। और ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप इसी स्लाइड को भी फॉलो करें, या अगर आप नेट से भी देखना चाहते हैं तो उससे भी देख लेंगे। ये आप लोगों की जो बुक्स रिकमेंडेड बुक्स है उसमें नहीं है, बोथ द टॉपिक निमोथोरेक्स एंड हेमोथोरेक्स। थैंक यू वेरी मच।